जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। अध्याय 19 गोल्डीलॉक का नियम, जीवन और कामकाज में कैसे प्रेरित बने रहें। एनाहीम कैलिफोर्निया में 1955 में डिज्नीलैंड खुलने के ठीक बाद 10 साल के एक लड़के ने वहां आकर काम मांगा। तब श्रम कानून काफ़ी शिथिल थे, इसलिए लड़के को आधे डॉलर में गाइड बुक बेचने का काम मिल गया। 1 साल के भीतर वह डिज्नी की मैजिक शॉप में पहुंच गया, जहां उसने ज़्यादा अनुभवी कर्मचारियों से तकनीकें सीखीं। उसने चुटकुलों को आजमाया और आगंतुकों को आसान जादू दिखाया। जल्दी ही उसे पता चल गया कि वह जादू के प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रदर्शन से प्रेम करता था। उसने कॉमेडियन बनने का लक्ष्य बना लिया। किशोरावस्था में ही वह लॉस एंजेलिस के आसपास छोटे छोटे क्लबों में प्रदर्शन करने लगा। देखने वाले लोग कम होते थे और उसका शो छोटा होता था। वह शायद ही कभी मंच पर 5 मिनट से ज़्यादा रहता था। भीड़ के ज़्यादातर लोग शराब पीने या दोस्तों से बातचीत करने में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे कि उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते थे। एक रात को तो उसने खाली क्लब में स्टैंड अप शो किया। काम ग्लैमरस नहीं था, लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं था कि वह बेहतर बना रहा था। पहले वह 1-2 मिनट तक ही अभिनय करता था। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसकी सामग्री इतनी बढ़ गई कि वह 5 मिनट का शो करने लगा और कुछ साल बाद 10 मिनट का। 19 साल की उम्र में वह लगातार 20 मिनट का साप्ताहिक शो कर रहा था। शो को लंबा खींचने के लिए वह 3 कविताएं पढ़ता था, लेकिन उसकी योग्यताएं बढ़ती जा रही थीं। उसने प्रयोग करने, तालमेल बैठाने तथा अभ्यास करने में एक और दशक बिताया। उसने टेलीविज़न लेखक की नौकरी की और धीरे धीरे टॉक शो करने में कामयाब होने लगा। 1970 तक वह द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव पर नियमित गेस्ट के रूप में आने लगा। आखिरकार लगभग 15 साल तक काम करने के बाद वह युवक मशहूर हुआ। उसने 63 दिनों में 60 शहरों का भ्रमण किया, फिर 80 दिनों में 72 शहरों का, फिर 90 दिनों में 85 शहरों का। ओहियो के एक शो में 18,695 लोग आए थे। न्यूयॉर्क में उसके 3 दिन के शो के 45,000 टिकट बिके थे। वह अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच गया और सारे समय के सबसे सफल कॉमेडियंस में से एक बन गया। उसका नाम स्टीव मार्टिन था। मार्टिन की कहानी बड़ी सुंदरता से बताती है कि आदतों को लंबे समय तक कायम रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कॉमेडी करना भीरू लोगों के वश की बात नहीं है। इस स्थिति की कल्पना करने से ही लोग डर जाएंगे कि वे मंच पर अकेले प्रदर्शन करें और उनके मजाक या चुटकुले पर एक भी व्यक्ति नहीं हंसे। लेकिन स्टीव मार्टिन ने 18 साल तक हर सप्ताह इस डर का सामना किया है। उनके शब्दों में 10 साल सीखने में लगे, 4 साल बेहतर बनने में और 4 साल बेहद सफलता के। ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ लोग अपनी आदतों को कायम रख पाते हैं, चाहे वह चुटकुलों का अभ्यास करना हो या कार्टून बनाना हो या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से ज़्यादातर लोग प्रेरित होने के लिए जूझते हैं। हम कुम्हला जाने वाली आदतों के बजाय ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो हमें आकर्षित करती रहें। वैज्ञानिक कई वर्षों से इस प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे आम निष्कर्ष यह है कि प्रेरणा कायम रखने और इच्छा के शिखर स्तर तक पहुंचने का तरीका यह है कि बस थोड़े मुश्किल काम किए जाएं। मानव मस्तिष्क चुनौती से प्रेम करता है, लेकिन तभी जब यह इष्टतम इलाके के भीतर हो। अगर आप टेनिस से प्रेम करते हैं और 4 साल के लड़के के खिलाफ गंभीर मैच खेलने की कोशिश करें तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। यह बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि हर पॉइंट आप ही जीतेंगे। इसके विपरीत अगर आप रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स जैसे पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के खिलाफ खेलें तो जल्दी ही आपकी प्रेरणा चली जाएगी, क्योंकि मैच बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब अपने जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ टेनिस खेलने के बारे में सोचें। मैच में आप कुछ पॉइंट जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। आपके पास जीतने का अच्छा मौका है, लेकिन तभी जब आप सचमुच कोशिश करें। आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, भटकाव दूर हो जाते हैं और आप हाथ के काम पर पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं। यह थोड़ी मुश्किल वाली चुनौती है और यह गोल्डीलॉक के नियम का आदर्श उदाहरण है। गोल्डीलॉक का नियम कहता है कि इंसान शिखर प्रेरणा का अनुभव तब करते हैं जब वे ऐसे काम कर रहे हों जो उनकी वर्तमान योग्यताओं की सरहद पर हों। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, बस सही।
मार्टिन का कॉमेडी कैरियर गोल्डीलॉक के नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हर साल उन्होंने अपने कॉमेडी शो का विस्तार किया। वे इसे बस 1-2 मिनट बढ़ाते रहे। वे हमेशा नई सामग्री जोड़ते रहते थे, लेकिन वे कुछ ऐसे चुटकुले भी रखते थे जिन पर लोगों के हंसने की गारंटी थी। उन्हें बस इतनी सफलता मिली कि वे प्रेरित बने रहे। उन्होंने बस इतनी गलतियां की कि वे कड़ी मेहनत करते रह सकें। जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो व्यवहार को यथासंभव आसान रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आप इसे तब भी कायम रख सकें जब परिस्थितियां आदर्श नहीं हों। व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम पर बात करते समय हम इस विचार को विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आदत पड़ने के बाद आप थोड़ी थोड़ी तरक्की करते रहें। ये छोटे सुधार और नई चुनौतियां आपको संलग्न रखती हैं। अगर आप गोल्डीलॉक के क्षेत्र में सही तरीके से पहुंच जाते हैं तो आप प्रवाह की अवस्था में पहुंच सकते हैं। अधिकतम प्रेरणा तब मिलती है जब सामने सिर्फ थोड़ी मुश्किल चुनौती हो। मनोवैज्ञानिक इसे यक्स-डॉडसन नियम कहते हैं, जो उत्तेजना के इष्टतम स्तर का वर्णन बोरियत और तनाव के बीच के बिंदु के रूप में करता है। प्रवाह की अवस्था एकाग्र क्षेत्र में रहने और किसी गतिविधि में पूरी तरह डूबने का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने इस भावना को संख्या का रूप देने की कोशिश की है। उनका निष्कर्ष यह है कि प्रवाह की अवस्था में पहुंचने के लिए काम आपकी वर्तमान योग्यता से लगभग 4% ज़्यादा होना चाहिए। असली ज़िंदगी में किसी काम की मुश्किल को इस तरह संख्यात्मक करना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद गोल्डीलॉक के नियम का आधारभूत विचार सही है। बस थोड़ी कठिन चुनौतियों पर काम करें जो आपकी योग्यता की सरहद पर हो। यह प्रेरणा को कायम रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुधार के लिए एक नाजुक संतुलन की ज़रूरत होती है। आपको नियमित रूप से ऐसी चुनौतियों की तलाश करनी चाहिए जो आपको आपकी सरहद से थोड़ा आगे तक धकाएं। साथ ही आप इतनी प्रगति भी करते रहें कि आपकी प्रेरणा बनी रहे। व्यवहार नए भी होने चाहिए ताकि वे आकर्षक और संतुष्टिदायक बने रहें। विविधता के बिना हम ऊब जाते हैं। बोरियत आत्म सुधार की खोज में शायद सबसे बड़ी खलनायक है।